हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और इसमें कुछ थ्योरम्स होंगी और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर एक्चुअली ये डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप इसके बेसिक्स को, थ्योरम्स को ठीक से समझें, उनके प्रूफ्स को ध्यान रखें, ठीक है, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से और हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको सब चीज़ बड़ा इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़ा पेशेंटली आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके जो बेसिक्स हैं वो हम कोशिश करें कि एक वीडियो में कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हुए तो एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन एक पोर्शन में इसमें इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो आप पेशेंटली सुने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं? तो आपने इससे पहले 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती थी कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, उसमें एक ये कंडीशन होती थी कि फिगर, अगर दो फिगर की हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो दोनों के सेम शेप होने चाहिए और उनका सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती थी। ठीक है, और आपने उसके कुछ क्राइटेरिया भी पढ़े थे। ठीक, तो वो सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो हम कह रहे हैं कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी सिमिलर फिगर्स वो होंगी जिनके शेप सेम होगी, लेकिन साइज उनका सेम हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर सेम साइज है तो भी वो हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी वो सिमिलर होंगी। अभी आप आगे देखेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो थी वो थी जिनमें शेप और साइज दोनों सेम थे, और सिमिलर फिगर्स वो हैं जिनमें सिर्फ शेप सेम है। ठीक है, तो यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर फिगर सारी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, क्योंकि सिमिलर तो सिर्फ एक ही कंडीशन से हो जाती है, यानी उनका शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे भी कुछ एक कंडीशन है, वो हम देखेंगे अभी क्या है और डिटेल में। ये तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए नीचे। अभी इस चीज को हम आगे फिर से कंफर्म करेंगे कि हमने क्या क्या बोला, और उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखिए, आपको यहाँ पर कुछ सर्कल दिखाई दे रहे हैं। आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस पहले वाले सर्कल में दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सर्कल्स को देखिए, ये सब सर्कल है। ठीक है, सर्कल है तो इनकी शेप तो सेम ही है, लेकिन इनके रेडियस अलग अलग है। तो अब अगर आप इस पहले वाले सर्कल को देखें जिसमें दो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसे चलिए मैं नंबर 1 लिख देता हूं। तो इसमें आप देखिए, एक स्मॉलर सर्कल है जो इनसाइड है, इनर सर्कल, और एक आउटर सर्कल है। तो दोनों ही सर्कल हैं, तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी रेडियस अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से ये भी सर्कल है, तो सब सर्कल हैं तो ये सिमिलर हैं। अभी जो हमने बेसिक बात बोली है कि उनका सेम शेप होना चाहिए सिमिलर होने के लिए, उससे हम इतना समझ सकते हैं। ठीक है, अभी ये बात पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमने समझा है, एक कॉमन मैन को जो समझ में आता है, मैंने अभी उतनी बात बताई है आपको। इसी तरह से आप नीचे देखिए सेकंड फिगर में, तो ये आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो सबकी शेप सेम है, लेकिन सबके साइज सेम नहीं है ना, साइज इनके अलग अलग है। इसी तरह से आप थर्ड फिगर में देखिए, तो यहाँ पर ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। तो सब ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इनकी शेप हमें ऐसा लग रहा है कि ये सेम है। ठीक है, तो अब यहां तक तो ठीक बात हो गई कि भाई इनकी शेप सेम है, लेकिन इनके साइज सेम नहीं है। ठीक है, साइज डिफरेंट है। लेकिन अब आप इस फिगर को देखिए। ठीक है, इस फिगर को, ये वाली ABCD और ये PQRS, इन दोनों को देखिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों फिगर जो हैं वो सेम सिमिलर हैं या नहीं है, तो इनकी शेप सेम है, कुछ ऐसा लगता तो है। ठीक है, कि इनकी शेप सेम है, लेकिन एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें डायमेंशन पता नहीं है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं इसके बारे में। तो ऐसे देख के बताना तो बड़ा मुश्किल है, मतलब हम नहीं बता पाएंगे, कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि ये दोनों सिमिलर फिगर हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि टेक्निकली हम किन फिगर्स को सिमिलर फिगर कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, हमने क्या बोला, इसका मतलब देयरफॉर वी मस्ट हैव सम डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी।
of figures and based on this definition some rules to decide whether the two given figures are similar or not। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसे देख के हम नहीं बता सकते। तो अब अगर हम दो पॉलीगन्स की बात करते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, दो पॉलीगन कोई भी हो सकते हैं, ट्राइंगल भी पॉलीगन होता है, और चलिए हम सपोज स्क्वायर की बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, सब पॉलीगन्स हैं। तो इनमें होना क्या चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है, पहली कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयर सेकंड कंडीशन इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन, यानी उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशो भी सेम होना चाहिए, उनका वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये दो कंडीशन समझ लीजिए कि क्या इनका क्या मीनिंग हुआ, कि पहली तो कंडीशन है कि उनके जो एंगल्स हैं, अगर हम पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको आगे अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अब आप देखिए, अगर आप ये नीचे ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इस फिगर की और इस फिगर की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों को देखिए, ABCD और PQRS। अब आप इसमें देखिए, अगर हम AB को देखें, AB आप देखिए लिखा हुआ 1.5 सेंटीमीटर, PQ के लिए लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी इससे डबल हो गया। फिर BC को देखिए, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और QR जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये भी डबल हो गया। CD को देखिए, ये 2.4 सेंटीमीटर है, और SR की वैल्यू जो है वो 4.8 है, ये भी डबल है। फिर आप DA को देखिए, ये 2.1 सेंटीमीटर है, और PS की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी डबल है। तो यानी कि जितनी साइड्स हैं ये सब डबल हैं। ठीक है, इस फिगर, यानी अगर मैं कहूं इसको फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, तो इनमें साइड्स सबकी डबल हो गई। ठीक है, तो रेशो सेम हो गया। अगर आप देखें कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनके रेशो सबके 1:2 है। एक तो कंडीशन ये थी, लेकिन एक कंडीशन क्या थी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए। तो अब आप इनके एंगल्स को देखिए, तो अब आप इनके एंगल्स को अगर आप देखें तो ये एंगल 85 डिग्री है, यहाँ भी 85 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, तो यहाँ भी 70 डिग्री है, 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री है, और ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और साइड्स का जो रेशो है वो सेम है, सारी साइड्स डबल है। तो हमारी जो दो कंडीशन थी वो क्या थी, एक पहली कंडीशन थी कि एंगल, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, और साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, यानी मैंने जैसे आपको दिखाया इसमें कि सब डबल डबल हो गए। ठीक है, तो रेशो 1:2 है, सबका रेशो सेम आएगा। तो इन फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सिमिलर फिगर है। अब आप आगे देखिए, अब मैं इन फिगर्स की बात करता हूं। आप इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, तो ये दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं। ये पहला वाला तो स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है ना, पहला स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल है। तो अभी हम पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि एंगल्स सेम होने चाहिए, तो एंगल्स सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। तो आप इसके चारों एंगल देखिए, ABCD, ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और PQRS के चारों एंगल देखिए, ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल तो सेम होगा, यानी हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन को देखें, तो लेकिन दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि ये साइड तो है 3 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर। फिर BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है और QR 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेशो तो गड़बड़ हो गया। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कैलकुलेट करिए कि PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB की वैल्यू कितना आएगी, PQ अपॉन AB की वैल्यू आएगी 3.5/3, ये आएगी। और अगर हम QR अपॉन BC, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगी 3/3। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, लेकिन ये PQ अपॉन AB की वैल्यू तो 1 नहीं हुई, तो इसका मतलब इनके रेशो सेम नहीं। तो रेशो सेम नहीं है तो फिर ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें देखने में तो लगता है कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, लेकिन ये सिमिलर फिगर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं, तो फिर ये हम इनको सिमिलर फिगर्स मैथमेटिक्स में नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होना चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल होना चाहिए, सारी साइड्स का। ठीक है,
अब देखिए ये वाली फिगर, आप इसको देखिए, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आप इसकी ये ABCD स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट फिगर में अगर मैं इसको बोलूं, इस फिगर नंबर 1, इसमें ABCD स्क्वायर है और उसकी साइड 2.1 सेंटीमीटर है। इधर देखिए ये PQRS, ये एक रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है, और इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी 4.2 है, यानी स्क्वायर का डबल है। फिगर नंबर 1 से फिगर नंबर 2 में साइड्स तो डबल हो गई, तो रेशो तो सेम हो गया। अगर आप किन्हीं भी दो साइड्स का, ठीक है, आप इसका और इसका रेशो लीजिए तो ये 2 है, आप BC का और QR का रेशो लीजिए वो भी 2 है। तो अगर आप इसी तरह से देखें तो सारी साइड्स का रेशो तो 2 आ रहा है, लेकिन इस बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, ये 90 नहीं है, ठीक है, इसकी तो कोई और वैल्यू है। तो अब की बार क्या हुआ कि हमारी पहली कंडीशन वायलेट हो गई कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो हुआ नहीं, और जो दूसरी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई, तो ये भी सिमिलर फिगर्स नहीं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से अपनी इजी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये बात हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे सिमिलर, अगर हम दो फिगर्स को कह रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। तो ट्राइंगल में क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और उसकी साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई, इनको हम ध्यान रखें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताने से रह गई कि ये जो सेम रेशो, हम जिस सेम रेशो की बात कर रहे हैं ना, साइड्स का जो सेम रेशो होता है, इसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये जैसे हमने इस फिगर में, अगर आप इसको देखें जो अभी आपके सामने है, मैं बात कर रहा हूं इस फिगर की और इस फिगर की, तो इसमें हमने देखा था कि जितनी भी साइड्स थी उनका रेशो क्या था, डबल हो गया था, ठीक है। कोई भी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप देखेंगे तो रेशो डबल हो गया, तो रेशो हो गया 1:2। तो ये जो है, ये ट्वाइस जो हो गया, ये इसका स्केल फैक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर, ठीक। अब हम एक थ्योरम डिराइव करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे, और उसको हम आगे ट्राइंगल्स के जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब हम इसको थ्योरम को यूज करेंगे। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके प्रूफ को। अभी पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी आप ये ट्राइंगल देखिए, नीचे जो आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें ये ABC ट्राइंगल है, और इसकी एक साइड हमने बोला BC, ठीक है। BC साइड को आप देखिए। थ्योरम के स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो हमने BC लिया है, तो BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन कौन सी है, DE। आप देखिए ये आपको D पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये E पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो BC के पैरेलल हमने एक DE ड्रॉ की, तो क्या होगा, इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू पॉइंट्स इन अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसने AB को तो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसने AB को, भाई AB से ट्राइंगल था ना, तो AB को तो D पर इंटरसेक्ट किया और AC को E पर इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो अभी तक हमने क्या बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड हमने BC कंसीडर की, और BC के पैरेलल नहीं, BC के, या करेक्ट, पैरेलल, BC के पैरेलल एक DE लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। तो यानी कि हमें ये गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि DE इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन टू अस। तो DE अगर हमने इसके BC के पैरेलल ड्रॉ की, जो AB को D पर कट करती है और AC को E पर कट करती है, अगर ऐसा है तो हमें यह प्रूव करना है कि AD अपॉन DB, हमें क्या प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार फिगर में देख लें,
आप देखिए एडी क्या है, ये आपको एडी दिखाई दे रही है, अपॉन डीबी। डीबी कौन सा पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, यानी डी ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए डी एंड डी बी। इनका रेशो दिस शुड बी इक्वल टू ए ई ये पोर्शन है और ई सी ये पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, तो यहां तक का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया और आपको ये समझ में आ गया कि हमें प्रूव क्या करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, तो अभी आप देखिए कंस्ट्रक्शन क्या की हुई है हमने इसमें बीई, सबसे पहले बीई को ज्वाइन कर दिया। आप देखिए बीई को हमने ज्वाइन किया हुआ है और सीडी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सीडी को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने ईएल परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने एक ईएल ड्रॉ किया। तो ये ई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और ये एल दिखाई दे रहा है। ये ईएल ड्रॉ की हमने लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो ए बी साइड थी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमने एक दूसरी लाइन डीएम ड्रॉ की। ये डीएम आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये डी पॉइंट है इधर और ये एम पॉइंट है। तो डीएम एक लाइन ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो एसी के परपेंडिकुलर हमने डीएम लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब ये हमारी इसमें कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। ठीक है, जितना हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी वो हमने इसमें कर ली। अब हम इसके बात करेंगे प्रूफ की। ठीक, तो अब हम इसका प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं इसका। अब आप देखिए इसका प्रूफ हम कैसे लिखेंगे। इतना यहां तक का मैं समझ रहा हूं कि आपको ये पूरी कंस्ट्रक्शन और हमें गिवन क्या था, हमें प्रूफ क्या करना है, ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप देखिए हम कैसे लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे, आप देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल देखिए ए डी ई। ठीक है, तो हम अगर एरिया लिखना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एडी को बेस ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कि एडी बेस है इसका, तो हाफ इंटू एडी इंटू हाइट क्या होगी, एडीई। आप अगर देख रहे हैं तो ई से आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ, ये ई एल, यही हाइट हो गई। तो ई एल इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, एडी इंटू ई एल बाई 2, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ठीक हो गया। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीसी, सॉरी डीबीसी। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की इसकी। तो इसमें देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं हाफ इंटू डीबी। डीबी को हमने ले लिया, डीबी कहां है, ये है डीबी, तो हाफ इंटू डीबी। और इसका हाइट कितना होगी, अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल की हाइट भी जो होगी वो ईएल होगी। ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट भी ईएल होगी। अब ईएल कैसे होगी, आप कहेंगे कि ईएल तो बाहर है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हाइट है, जिसे जो हम हाइट शो कर रहे हैं वो ट्रायंगल के अंदर ही हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और मुझे इसकी हाइट ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं और इस वर्टेक्स से यहां पर एक परपेंडिकुलर डालू। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला ये इसकी हाइट है। अगर हाइट है और किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो बेस है। ठीक है, जो बेस मैंने आपको शो किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये है। तो मान लीजिए जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है, तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूं हाफ इंटू बी सी इंटू एच। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको, अब यहां पर देखते हैं। तो आप देखिए बीडीई, बीडीई को देखिए, तो जैसे मैंने यहां एक्सटेंड करके बाहर बताया था, तो आप मान लीजिए आपने बीडी को एक्सटेंड कर दिया ए की तरफ और ई से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ई एल ये हाइट होगी। ठीक है, तो ये हाइट हो गई और डीबी इसका बेस हो गया। तो एरिया ऑफ डीबीसी हो गया हाफ इंटू डीबी इंटू ई एल। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों एरिया का रेशो ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, दोनों का आप रेशो ले लीजिए। तो जब आप रेशो लेंगे तो ये वैल्यू क्या कितना आ जाएगी, हाफ इंटू एडी इंटू ई एल अपॉन
हाफ इंटू dB इंटू EL। ठीक है, ये आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर EL से EL कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई AD अपॉन DB, ये आ गई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ, अभी हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो आप AED जरा ट्रायंगल को देखिए क्या है। तो AED ट्रायंगल क्या है, ए पॉइंट यहां है, ई यहां है, डी है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये AED। तो AED और ADE तो एक ही ट्रायंगल है ना। अभी अभी तो हमने ADE का एरिया लिखा है, ये सबसे पहले लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल AED का एरिया कितना होगा, ये होगा हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक है, अब इसको देखिए क्यों क्यों होगा ये। अगर मैं AE को, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं AE को बेस ले लूं तो DM परपेंडिकुलर है ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो हाफ इंटू AE इंटू DM, ये एरिया हो गया AED का। ठीक है, और ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया जो पहला वाला हमने लिखा था, यानी ए ट्रायंगल ADE के एरिया के बराबर होगा। ठीक बात है। अब देखिए, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, हम DEC का एरिया लिखना चाहते हैं। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये D है, ये E है और ये C है। इस ट्रायंगल को देखिए, तो जैसे हमने DBE का एरिया लिखा था, DBE का, उसी तरह से हम DEC का एरिया लिख सकते हैं। ये क्या होगा, हाफ इंटू EC इंटू, इसके लिए हाइट क्या होगी, DM। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस CE को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए और D से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए DM। तो ये DM जो है ये इसकी हाइट हो गई और EC इसका बेस हो गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ECD था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ECD, ये कितना होगा, हाफ इंटू EC इंटू DM। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, ये वैल्यू हो गई हाफ इंटू EC इंटू DM, ये हो गई। ठीक, अब इन दोनों का, ये जो हमने ऊपर लिखे हुए इनका रेशो ले लीजिए। तो इनका रेशो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई AE अपॉन EC, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अभी आप देखिए ऊपर आइए, यहां पर देखिए, इसको चलिए हम ये लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको कंसीडर करिए। ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। और मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, और इसको मैं कहूं इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए यहां पर न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ADE लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, ये रहा ADE। और हमने कहा कि AED का एरिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है AED का एरिया और ADE का एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में न्यूमरेटर जो है वो इक्वल है। ठीक, तो अगर ये न्यूमरेटर इक्वल हो गए इसके, तो अब हम इसमें लिखते हैं आगे, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं इसको, AD अपॉन
अभी रुकिए 1 मिनट। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि ये इनके न्यूमरेटर इक्वल है। अब हम ऐसा करते हैं, इनके डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी और यहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। अब आप देखिए डीबीसी कौन सा है ट्रायंगल है, डीबीसी ये है ट्रायंगल, और डीईसी कौन सा है या ईसीडी कौन सा है, वो ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये कैसे फॉर्म हुए हुए हैं। आप देखिए इसमें एक तो लाइन है डी, एक तो लाइन है डी और एक लाइन है बीसी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये ड्रॉ कैसे हुए हैं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे और एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे, फिर एक लाइन ड्रॉ हुई है ईसी और एक है सीडी। ऐसे तो ड्रॉ हुए हैं दोनों ट्रायंगल। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल डीई बेस पर हैं। डीई को बेस ले लीजिए, ठीक है ना। आप उल्टा देखिए ट्रायंगल को, ये नीचे की तरफ फॉर्म हुए हैं, डीई बेस है और ये डी और बीसी दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ड्रॉ हुए, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर ट्रायंगल्स ड्रॉ होते हैं तो जितने भी ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होंगे उनका सबका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए कि एक लाइन है डीई और दूसरी लाइन है बीसी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस डीई बेस पर दो ट्रायंगल फॉर्म हुए। एक ट्रायंगल है डीबीई और दूसरा है डीसीई, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर है। तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये थ्योरम है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो यहां से हमने क्या बोला कि यानी कि ट्रायंगल डीबीई का एरिया और ट्रायंगल ईसीडी का एरिया ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आप जरा यहां आ जाइए, आप देखिए जरा डिनोमिनेटर में यहां क्या लिखा है, ट्रायंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए तो यहां लिखा है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, और ये दोनों एरिया इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो ये हम पहले बता चुके हैं कि इनके न्यूमरेटर इक्वल है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ये हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, 1 मिनट, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। आप देखिए ट्रायंगल एईडी ये एरिया और ट्रायंगल एडी ये दोनों एरिया ये दोनों इक्वल है, तो न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो गए। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 का न्यूमरेटर देखिए एडीई है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए एईडी है, दोनों इक्वल हो गए। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर ट्रायंगल्स ड्रॉन है तो उनके एरिया सेम होंगे, तो ये डीबीसी का एरिया और ईसीडी का एरिया, ठीक है, ईसीडी इसका एरिया ये दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। अब लेफ्ट साइड इक्वल हो गई तो राइट साइड भी इक्वल हो गई। तो राइट साइड अगर इक्वल हो गई तो हम इसको लिख देंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। तो ये हमारी यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आप देखिए हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। एडी अपॉन डीबी ये लिखा हुआ है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है। आप देखिए हमने क्या किया, इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किया एडीई, और एडीई का जो एरिया है वो क्या हुआ, वो हुआ हाफ इंटू एडी इंटू ईएल, ठीक है, हाफ इंटू एडी इंटू ईएल, ठीक। और फिर हमने डीबीई का एरिया देखा, तो ये एरिया कितना हुआ, ये हुआ हाफ इंटू डीबी इंटू ईएल, दोनों का रेशियो ले लिया तो यहां से आ गया एडी अपॉन डीबी। फिर हम राइट साइड में आ गए, राइट साइड में हमने ट्रायंगल कंसीडर किया एईडी जो कि एडीई था, सेम ही था। इसका एरिया को हमने लिखा एई इंटू डीएम बाई 2, ठीक है। और नीचे ये डीसीई इसको ले लिया हमने, इसका एरिया कितना था, ये था ईसी इंटू डीएम बाई 2, इन दोनों का रेशियो ले लिया। फिर हमने बोला क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम ही था तो इसका मतलब ये दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, ठीक है। ये एक ही ट्रायंगल को तो हमने दो साइड से लिया हुआ है तो न्यूमरेटर सेम हो गए। और डिनोमिनेटर कैसे सेम हुए, ये मैंने आपको बताया
कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये डी और बी सी हैं, और इसके एक साइड पर, एक बेस पर दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हुए हैं, तो इनके एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लेफ्ट साइड इक्वल हो गई। अब लेफ्ट साइड इक्वल हो गई तो हमने राइट साइड भी इक्वल कर दी, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमारी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई। ठीक है, इस थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी, है ना। नाम बहुत बड़ा है तो हम इसको बार बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना बोल के इसको हम बार बार बीपीटी से मतलब जो है रेफरेंस देंगे इसका। ठीक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे कोरोलरी पे। तो कोरोलरी क्या होती है? कोरोलरी आपको मालूम होगी कि क्या होती है। कोरोलरी क्या होती है कि जब हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसके बेसिस पर हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। तो हमने ये जो थ्योरम प्रूव किया है इसके बेसिस पर हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी अ लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सही नहीं होगी, ठीक है, इससे थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती तो दिखने में अच्छी लगती है। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये मान लीजिए कि पैरेलल ही है, थोड़ी सी इंक्लाइन बन गई लेकिन पैरेलल है। तो हमारा क्या है? हमारा ये था ए, ये बी और ये सी, और ये डी और ये ई, ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये ए बी है, फर्स्ट पार्ट में ए बी है। ठीक है, तो अभी हम इससे क्या प्रूव कर चुके थे? हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, यही प्रूव किया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। अब हमें इससे ये प्रूव करना है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसे हम प्रूव करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है। ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने अभी अभी पीपीटी से प्रूव किया, तो आप इसमें क्या करिए, इसमें दोनों साइड ए डी अपॉन डी बी है ना ये, और इसमें 1 ऐड करिए, और ए ई अपॉन ई सी, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, अब ऊपर देखिए ए डी प्लस डी बी क्या होगा? ए डी प्लस डी बी क्या हो गया? ए बी हो गया। ठीक है, तो यहां से ये हो गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई प्लस ई सी, अब देखिए ये ए ई है, ठीक है, और ये ई सी है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो ए सी हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आराम से प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अभी हम फिर से वही लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, यानी हम इसी की बात कर रहे हैं, ये जो हमने बीपीटी से प्रूव किया था। ठीक है, इसको ऐसा करिए, ऐसा कर दीजिए, डीबी को ऊपर लिख लीजिए और एडी को नीचे लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू, तो यहां भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ई सी अपॉन ए ही हो जाएगा ये। और अब इसमें दोनों साइड 1 1 ऐड कर दीजिए इधर, तो ये हो गया डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए प्लस 1। तो यहां से अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए अपॉन ए। ठीक है, अब ए डी प्लस डी बी देखिए क्या है, ए डी प्लस डी बी इज ए बी। ठीक है, ये ए डी है और ये डी बी है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए बी, ये हो गया ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, दिस इज इक्वल टू ई सी प्लस ए, देखिए क्या है,
ए ये है और EC ये है, तो यानी दोनों का सम क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए AC, AC अपॉन AE, ठीक है। और इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। अब आप देखिए यही तो प्रूव करना था, ये रहा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन कौन सी साइड का जो रेशो है वो इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इजी है। आप देखिए ये है ट्राइंगल हमारा, और इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है। अब रखिए इनके नाम A B C, और ये D और ये E, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया, सबसे पहले हमने प्रूव किया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखिए कुछ भी नहीं है, आप इसको देखिए, ये AD है और ये DB है, इन दोनों का रेशो इनके ऑपोजिट साइड में आ जाइए, AE अपॉन EC, इन दोनों के रेशो के बराबर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो AD अपॉन DE, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि BC बेस है और D इसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है। तो दोनों इन पोर्शंस का जो रेशो है वो इक्वल हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो कोरोलरी थी उसमें हमने क्या प्रूव किया, अब देखिए मैं लिख देता हूं, वो हमने किया था AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये हमने प्रूव किया था। तो आप देखिए कुछ भी नहीं किया, अब की बार क्या हो गया, न्यूमरेटर देखिए ये AB है, AB यानी पूरी साइड ले ली, और डिनोमिनेटर में लिख दिया DB, यानी दिस फुल साइड AB अपॉन DB इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए तो AC पूरी साइड हो गई, और DB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड में क्या है EC, तो EC ले लिया। तो यहां से क्या हो गया, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ठीक है। यानी पूरी साइड लेंगे, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में ले लिया नीचे वाला पोर्शन, तो राइट साइड में भी ऐसे कर दिया, राइट साइड में AC पूरी साइड ले ली और डिनोमिनेटर में रख दिया EC जो कि नीचे वाला पोर्शन था, ठीक है। अब हमने थर्ड जो, मतलब पहली तो थ्योरम थी, बाकी दोनों तो कोरोलरी हैं, तो थर्ड में हमने क्या पढ़ा, या सेकंड कोरोलरी में हमने क्या पढ़ा कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये होगा। तो इसको देख लीजिए AD अपॉन AB, तो इस बार क्या किया है, इस बार ये ऊपर वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन लिया और इसको डिवाइड कर दिया पूरी लेंथ से AB से। इसी तरह से राइट साइड में कर दिया, ये ऊपर वाला पोर्शन AE ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया पूरी लेंथ से EC से, ठीक है। तो ये हमारे, ये हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ऐसा इतना मुश्किल तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली है क्या कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, ठीक है ना, इसमें हमने जो ये बेस के पैरेलल या BC के पैरेलल जो DE ड्रॉ किया, तो उसने जो जो जिन जिन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया उनके सब रेशो बराबर हो गए, ठीक है ना, वो सारे रेशो बराबर हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने AD और DB के लिए, ये D है और ये E है, AD और DB लिए हैं, तो फिर वो किसके इक्वल होगा उनका रेशो, AE और EC के होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप पूरी लेंथ ले लेंगे, AB ले ली हमने जैसे सेकंड वार्ड में ली हुई AB, और डिवाइड कर दिया इसको डिनोमिनेटर में नीचे वाले पोर्शन से DB से, तो राइट साइड में भी ऐसे कर देंगे, पूरी लेंथ ले लेंगे AC और डिवाइड कर देंगे नीचे वाले पोर्शन से EC से। फिर थर्ड पार्ट में अगर हमने ले लिया ऊपर वाला पार्ट और इसको डिवाइड कर दिया पूरी लेंथ से, तो राइट साइड में भी ऐसे करेंगे, ऊपर वाला पार्ट AE और इसे पूरी लेंथ AC से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी BPT थ्योरम हो गई और उसके कोरोलरी हो, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है कि जो हमने थ्योरम प्रूव की, अब हम उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, एक तरह से रिवर्स है उसका। तो आप देखिए रिवर्स क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है।
एक लाइन हमने, ये एल लाइन हमने मान लीजिए ड्रॉ की हुई है, और ये लाइन जो है हमने नहीं बोला कि ये बेस बीसी के पैरेलल है, ठीक है। जब हमने बीपीटी ड्रॉ प्रूव की थी तो हमने कहा था कि ये डी जो है ये बीसी के पैरेलल है। अब हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, हम कह रहे हैं कि लाइन हमने ड्रॉ की हुई है जो कि पैरेलल नहीं है, ठीक है। अभी हम ये बोल रहे हैं कि पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो साइड, ये जो लाइन है, ये इसको देखो किन किन पोर्शन में डिवाइड करती है। ये करती है एक तो एडी और इसको डीबी में, और इसको करती है एई और ईसी में, ठीक है। अभी आप इस एफ पॉइंट को मत देखिए, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एडी और डीबी दिखाई देंगे, और राइट साइड में देखेंगे तो एई और ईसी दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि एडी अपॉन डीबी, इसकी वैल्यू जो है वो ए ई अपॉन ईसी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें इस बार गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव चीज क्या करनी है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी है दिस इज पैरेलल टू बीसी। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल रिवर्स है जो हमारी बीपीटी थी। बीपीटी में क्या था, ये डी पैरेलल टू बीसी हमें गिवन था, और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये रेशो, ये वाला एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमने प्रूव किया था। इस बार हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कर देते हैं इसको प्रूव। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। अब देखिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। आप देखिए हमें ये गिवन है कि ये जो एल लाइन है, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमें ये गिवन है कि ये जो एल लाइन है ये बेस के पैरेलल नहीं है। हमें तो नहीं कहा गया ऐसा, ये तो हमें प्रूव करना है। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम तो ड्रॉ कर सकते हैं ना एक लाइन पैरेलल। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन इसमें ड्रॉ कर दी डीएफ, जो कि डीएफ जो है वो डीएफ इज पैरेलल टू बीसी है। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या कहा कि डीएफ बीसी के पैरेलल है। भाई कोई लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, डी पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो होगी, बीसी के पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो हमने ड्रॉ कर दी। अगर ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है अगर ऐसा है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है तो अब हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। तो बीपीटी लगा दीजिए। तो बीपीटी क्या होगी, ए डी अपॉन बी डी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगी, ठीक है। आप देखिए ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन का रेशो ए एफ अपॉन एफ सी के रेशो के बराबर होगा, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा था, तो ये हमने लिख दिया ऐसा। अब आप देखिए ये तो हमने बोला बाय बीपीटी थ्योरम, और ये हमें इसके ऊपर जो था ये गिवन था। ये गिवन क्या था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है। तो यानी अब आप इन दोनों का, यानी अगर मैं इसको कहूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, ए डी अपॉन डी बी। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ऊपर वाले का कितना था, ए ई अपॉन ई सी, तो लिख दो ए ई अपॉन ई सी। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ये है ए एफ अपॉन एफ सी, ऐसा होगा, ठीक है। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में 1 1 ऐड कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको लिख देते हैं ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको पहले कैलकुलेशन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। ये होगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है ए एफ प्लस एफ सी, तो अगर आप यहां पर देखें, देखिए फिगर में देखिए, फिगर में देखिए ए एफ कौन सा पोर्शन है, ये वाला, और एफ सी कौन सा है, ये। तो दोनों का सम कर दीजिए तो क्या आ गया, ए सी आ गया,
तो यानी यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया ए सी और डिनोमिनेटर में तो एफ सी ही है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए ए ई प्लस ई सी। तो ए ई को देखिए, ए ई कौन सा पोर्शन है, अब देखिए आप ए ई कहाँ है, ये वाला पोर्शन है। ए ई आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ए है ये ई है। तो ए ई और ए सी कौन सा पोर्शन है, नीचे वाला। तो इन दोनों को सम करेंगे तो भी ए सी आ जाएगा। ए ई प्लस ई सी भी तो ए सी है, तो ठीक है लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया ए सी अपॉन ई सी। ठीक, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो गया भाई, ये ए सी तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया, यानी एफ सी की वैल्यू ई सी के बराबर है। एफ सी की वैल्यू ई सी के बराबर है। तो अब आप देखिए जरा फिगर को देखिए, फिगर में अगर आप देखें तो आप देखिए एफ सी की वैल्यू, एफ सी कितना है, ये एफ है और ये सी है, और ई सी कितना है, ये ई है और ये सी है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि एफ सी कितना है, ये यहां से यहां तक है, और ई सी कितना है, ये यहां से यहां तक है। ये तो इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तभी प्रूव करके तो आए हैं इक्वल, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब एफ और ई एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये एफ और ई एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, दो पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो डी जो है वो पैरेलल टू बी सी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ड्रॉ किया था कि डी एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है, ऐसा हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं कि एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो एफ और ई अगर एक ही पॉइंट है तो डी जो है दैट विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये हमने पीपीटी थ्योरम और उसके कोरोलरीज और उसका कन्वर्स हमने पढ़ लिया, और सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा। ठीक, तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो, डिफिकल्ट वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए ध्यान से, साथ में बैठ के सॉल्व कीजिए मेरे साथ। ठीक है, और फिर आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन इस पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आप इसके चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, तो इसलिए इसको एक बार दो बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।